मित्रों, हम लोग बात करने वाले हैं आज हमारा 3rd यूनिट अधिगम की। हम लोग पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे, जहां पर हमने अपनी पिछली क्लास के एंड में अधिगम निर्योग्यताओं की बात की थी, लर्निंग डिसएबिलिटीज़ की बात की थी कि किन किन परिस्थितियों में, किन किन कारणों से, किन किन अक्षमताओं के कारण बालक में अधिगम में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। ये सब चीज़ें हमने बात की। अधिगम के को प्रभावित करने वाले कारक हम लोगों ने सीखे अपनी पिछली क्लास में। और मित्रों, वहाँ पर हम अधिगम के चैप्टर को या अधिगम के इस कंटेंट को, यूनिट को कंप्लीट कर चुके थे, परंतु इसी 3rd यूनिट का एक और छोटा टॉपिक शेष है, उसको भी हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम इसकी बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पर आपको पूरे यूनिट और पूरे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को कंक्लूड करते हुए आपसे चर्चा की जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। देखो मित्रों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ेदार है। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, देखिएगा यहाँ अभिप्रेरणा क्या है। सबसे पहले बात की जाए, मोटिवेशन क्या होता है, किसे कहा जाता है, किस प्रकार व्यक्ति अथवा बालक को प्राप्त होता है, इसके पीछे की कहानी क्या है, उसकी हम लोग बात कर लें। तो सबसे पहले हम यहाँ चर्चा करेंगे मित्रों कि ये मोटिवेशन जो अंग्रेजी का शब्द है, कई बार ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि मोटिवेशन किस भाषा का शब्द है। तो मित्रों, मोटिवेशन किस भाषा का शब्द है, यानी कि यहाँ पर आपसे अंग्रेजी में लिखे हुए इसी को पूछ लिया। मोटिवेशन तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, परंतु मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है। तो हमारे ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो अंग्रेजी का मोटिवेशन शब्द जिसका हिंदी रूपांतरण अभिप्रेरणा है, इस शब्द की उत्पत्ति यानी मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमूवर या मोटम से हुई है। ठीक है मित्रों, तो अंग्रेजी के मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा है मित्रों, लैटिन भाषा के मोटम, MOTUM, मोटम अथवा मूवर से हुई है, जिनका अभिप्राय टू मूव यानी गति करना होता है। टू मूव यानी गति करना होता है। क्या होता है? गति करना। टू मूव यानी गति करना। मित्रों, इसका अभिप्राय क्या हुआ? देखो, ध्यान से देखो, अर्थात अर्थ की अगर बात की जाए, अभिप्रेरणा के अर्थ को अगर सीखा जाए तो अर्थ से स्पष्ट हो जाएगा कि हम क्या सीखने वाले हैं। यहाँ पर जब हम शब्द की उत्पत्ति को सीख चुके हैं, मोटम से हुआ है। अंग्रेजी के मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम या मूवर से हुई है, जिसका अभिप्राय होता है टू मूव यानी गति करना। मित्रों, किस प्रकार गति करना? वास्तव में अभिप्रेरणा एक ऐसा प्रेरक बल है। प्रेरक बल का मतलब होता है धक्का, पुश,
जैसे आपको याद होगा, मैंने एक कहानी आपको सुनाई थी जब अधिगम के सोपान आपने डिस्कस किए थे। मैंने वहाँ पर एक कहानी सुनाई थी कि एक छात्र ने, जब मुझे पानी से डर लगता था और उस छात्र ने मुझे पानी में धक्का दिया, तो धक्का देने के बाद वो जो धक्का था वो वास्तव में मोटिवेशन था। वो क्या था? मोटिवेशन था। और उस धक्के के कारण मैंने अपने आप को बचाने के लिए हाथ पैर मारना शुरू किया। यानी जब व्यक्ति को मोटिवेशन मिल जाता है, जब व्यक्ति को प्रेरणा मिल जाती है, तो वह क्रियाशील, गतिशील और सक्रिय हो जाता है। क्रियाशील, गतिशील और सक्रिय हो जाता है। तो वास्तव में इसी अभिप्राय में हम इसे पढ़ते और सीखते हैं। क्या करते हैं? पढ़ते और सीखते हैं। तो अभिप्रेरणा एक ऐसा प्रेरक बल है जिसके परिणाम स्वरूप, एक ऐसा प्रेरक बल है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति हेतु क्रियाशीलता, गतिशीलता एवं सक्रियता को प्राप्त कर लेता है। उसे अभिप्रेरणा कहा जाता है सीधे से अर्थ में। तो इसका अर्थ अगर हम लिखें तो अभिप्रेरणा एक ऐसा प्रेरक बल है, एक ऐसा प्रेरक बल है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति या बालक लक्ष्य प्राप्ति हेतु गतिशीलता, अभी हम लोगों ने पढ़ा टू मूव, गतिशीलता, क्रियाशीलता व सक्रियता को प्राप्त कर लेता है। उसे अभिप्रेरणा कहा जाता है। अब देखो मित्रों, यहां पर क्रियाशीलता आ गया, सक्रियता आ गया और गतिशीलता आ गया। याद रखिएगा, अभिप्रेरणा से रिलेटेड व्याख्याता भर्ती परीक्षा और ग्रेड सेकंड में हर हाल में 100% अधिगम के इस यूनिट के इस अभिप्रेरणा चैप्टर से प्रश्न जरूर अवश्य 100% पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। इसीलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से सीखिएगा, समझिएगा, बहुत मज़ेदार कंटेंट है। तो 3 शब्दों की मैंने यहाँ पर महत्वपूर्ण चर्चा की, गतिशीलता, सक्रियता एवं क्रियाशीलता। ये 3 शब्द, प्रगति, जारी होना, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। इनसे रिलेटेड हमेशा प्रश्न या विकल्प में जरूर शब्द दिए गए होते हैं। तो अभिप्रेरणा से संबंधित कुछ शब्दावली की बात करें। देखो मित्रों, इसी शब्दावली से आपको प्रश्न मिल जाएगा, विकल्प मिल जाएगा। अभिप्रेरणा में इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर प्रश्न को कितना भी घुमा ले तो आपको कुछ ऐसे शब्द दिए जाएंगे। नंबर 1 सक्रियता, नंबर 2 क्रियाशीलता, नंबर 3 गतिशीलता, नंबर 4 प्रगति, नंबर 5 जारी होना,
सक्रियता, क्रियाशीलता, गतिशीलता, प्रगति, जारी होना, निरंतरता और नियंत्रण। ये शब्द अगर आ जाएं तो 100% बात अभिप्रेरणा की हो रही है। किसकी हो रही है? अभिप्रेरणा की बात हो रही है। क्लियर हो गया? तो अभिप्रेरणा में इन शब्दों का वर्चस्व सबसे ज्यादा रहेगा। बिना इन शब्दों के या इस शब्दावली के अभाव में अभिप्रेरणा की व्याख्या करना, अभिप्रेरणा के मीनिंग को, अर्थ को समझना या अभिप्रेरणा के कंसेप्ट को सीख पाना संभव ही नहीं है। क्योंकि मैंने आपको अभी डिस्कस किया, अभिप्रेरणा एक ऐसा धक्का है, एक ऐसा प्रेरक बल है, एक ऐसा पुश है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति गति करने लग जाता है। भाई सीधी सी बात है, मुझे उस दीवार तक जाना है, वही मेरा टारगेट है, लेकिन मैं क्यों जाऊं? उसके पीछे कोई रीजन तो हो, ठीक है ना? तो वो रीजन, वो धक्का, वो पुश, आप जिस एग्जाम की, जिस लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं, उस लक्ष्य के पीछे या तो माता पिता की इच्छा है, या आपकी इच्छा है, या समाज की डिमांड है। कहीं ना कोई वजह तो है जिसके कारण आप ग्रेड फर्स्ट में चयनित होना चाहते हैं, सिलेक्ट होना चाहते हैं, ग्रेड 2 में आप टीचर बनना चाहते हैं, आप ग्रेड 3 में टीचर बनना चाहते हैं, आप केवीएस और टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी में जाना चाहते हैं, आप आरएस बनना चाहते हैं, आप आईएएस बनना चाहते हैं। तो कोई ना कोई तो जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया उसके पीछे आपकी इच्छा रूपी जो प्रेरक बल है वो कार्य कर रहा है। आपकी नीड, आपकी आवश्यकता संबंधी प्रेरक बल कार्य कर रहा है। आपका भूख रूपी चालक उस उद्दीपक की प्राप्ति हेतु आपको प्रेरणा दे रहा है, और इसी प्रेरणा के फलस्वरूप आज आप क्रियाशील हैं, आज आप सक्रिय हैं, आप आज निरंतर मेहनत करते जा रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं। तो इन सब के पीछे एक प्रेरक बल काम कर रहा है, और इसी प्रेरक बल को हम अभिप्रेरणा कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। तो अभिप्रेरणा में व्यक्ति, प्राणी लक्ष्य प्राप्ति के प्रति क्या होता है? सक्रिय होता है, या क्रियाशील होता है, या गत्यात्मक गतिशीलता होती है, वह निरंतर प्रगति करता है, जारी होना, निरंतरता, लगातार कंटिन्यूटी रहती है, और नियंत्रण, कंट्रोल रहता है। अगर आपका उस परिस्थिति, उस क्रियाशीलता, उस गतिविधि पर आपका नियंत्रण नहीं है तो आप भ्रमित हो जाएंगे, आप रास्ते से भटक जाएंगे। तो वास्तव में अभिप्रेरणा में इन शब्दावलियों का, मित्रों, ये मैं आपसे पूरे वायदे के साथ कह सकता हूं, आज तक जितने भी प्रश्न इस चैप्टर से, इस कंटेंट से पूछे गए, उन सभी प्रश्नों में यहाँ पर आपको चाहे विकल्प में या प्रश्न में इन शब्दावलियों का प्रयोग अवश्य किया गया है, तभी जाकर उसे ठीक ढंग से सीखा और समझा गया। तो बहुत सरल हो जाता है जब इस शब्दावली को हम लोग सीख लें कि वास्तव में अभिप्रेरणा के चैप्टर में इन शब्दावलियों का, इन प्रमुख शब्दों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इनके बिना अभिप्रेरणा की व्याख्या कर पाना संभव नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये अभिप्रेरणा का लिटरल ओरिजिन, उत्पत्ति को हमने सीखा, और उसकी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली की बात की, उसके अर्थ की बात की। अब हम कुछ परिभाषाओं की तरफ बढ़ते हैं। मित्रों देखिएगा, यहाँ पर कुछ मनोविज्ञानियों का क्या विचार है अभिप्रेरणा के संदर्भ में, जिनमें सबसे पहले हम बात करते हैं, चार्ल्स स्किनर की बात कर लें तो स्किनर कहते हैं अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अभिप्रेरणा अधिगम का
अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है, सर्वोच्च राजमार्ग है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है या स्वर्ण पथ है, स्वर्ण पथ है। ये कौन कहते हैं? यहाँ पर स्किनर कहते हैं। यानी वास्तव में अगर किसी बालक को, किसी अधिगमकर्ता को, किसी व्यक्ति को कुछ सीखना है, कुछ प्राप्त करना है, कुछ अचीव करना है, तो उसे उसके लिए सबसे पहली जो ज़रूरत होगी वह अभिप्रेरणा होगी। क्या होगी मित्रों? अभिप्रेरणा। उसके बाद दूसरे व्यक्ति हैं यहाँ पर जिनकी हम लोग बात कर लें। नंबर 2, सोरेनसन के अनुसार अभिप्रेरणा अधिगम का आधार या अनिवार्य दशा है, दशा या स्थिति है। कुल मिलाकर सोरेनसन कहते हैं कि अभिप्रेरणा अधिगम का आधार है, बेस है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी क्रिया अथवा व्यवहार को सीखना चाहता है तो उसके लिए मोटिवेशन अनिवार्य है, जरूरी है। बिना मोटिवेशन किसी क्रिया अथवा व्यवहार को नहीं सीखा जा सकता है। इसीलिए अभिप्रेरणा अधिगम का यानी सीखने का आधार है। क्या है मित्रों? सीखने का आधार है। आगे बात कर लें, देखिएगा। नेक्स्ट, थर्ड हम लोग बात कर रहे हैं गुड के अनुसार। कार्टर वी गुड। कार्टर वी गुड कहते हैं अभिप्रेरणा व्यक्ति द्वारा किसी कार्य को आरंभ करना, किसी कार्य को आरंभ करना, जारी रखना एवं उस पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया है। उस पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया है। मित्रों, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अभिप्रेरणा व्यक्ति द्वारा किसी कार्य को शुरू करना। भाई सिंपल सी बात है, आप किसी कार्य को शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कब होगा? जब आपके पीछे कोई प्रेरक बल काम करेगा। भाई सीधी सी बात है। आपको याद होगा जब वीर हनुमान जब लंका में गए थे सीता माँ का पता लगाने के लिए, तो वो पकड़े गए वहाँ पर, और पकड़े गए तो उन लोगों ने यानी लंका वासियों ने रावण के आदेशानुसार क्या किया कि उस वानर रूपी हनुमान की पूंछ में आग लगा दी। जब पूंछ में आग लगा दी तो पूंछ में जब आग लग गई तो वो मोटिवेट हो गए।
और पूंछ में आग लगते ही उस पूंछ की आग को बुझाने के लिए वो इधर उधर दौड़ने लगे और दौड़ने के परिणाम स्वरूप उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी और फिर अपनी पूंछ को जाकर समुद्र में छुपाई। तो मित्रों, यहाँ पर ठीक वैसे ही जब अधिगमकर्ता की पूंछ में आग लगती है तो निश्चित तौर पर वह क्रियाशील होता है, गतिशील होता है, वह अनुक्रिया करने लगता है। तो किसी भी कार्य को अभिप्रेरणा क्या है? ये कहते हैं उस कार्य को शुरू करना, उसे लगातार जारी रखना और उस पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया ही अभिप्रेरणा है। ऐसा कहना है कार्टर वी गुड का। किसका कहना है? कार्टर वी गुड यही कहना चाहते हैं। उसके बाद एक व्यक्ति और हैं जिनका नाम है क्रैच एवं क्रैचफील्ड। कौन है मित्रों? क्रैच एवं क्रैचफील्ड। देखिएगा, क्रैच व क्रैचफील्ड के अनुसार ये कहते हैं अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। इसका अभिप्राय मित्रों, सीधी सी भाषा में, सरल भाषा में, आप क्यों वहां गए, आपने ऐसा क्यों किया, आपने ये क्यों खाया, आपने ये क्यों किया। तो इस क्यों यानी वाई, इस वाई का यानी इस रीज़न के बारे में जो बताती है, उसी रीज़न को अभिप्रेरणा कहते हैं क्रैचफील्ड। कौन कहते हैं? क्रैचफील्ड। तो क्रैचफील्ड के अनुसार अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। सिंपल सी भाषा में बात करें तो वाई, यहाँ पर आपने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे का जो कारण है, जो रीज़न है, उस कारण को ही यहाँ पर इन्होंने अभिप्रेरणा नाम दिया है। क्लियर है? उसके बाद और प्रोफेसर वुडवर्थ के अनुसार पढ़ लें। प्रोफेसर वुडवर्थ कहते हैं अभिप्रेरणा निश्चित उद्देश्य के लिए किया गया निश्चित व्यवहार है। क्या है? निश्चित उद्देश्य के लिए, निश्चित उद्देश्य के लिए या लक्ष्य प्राप्ति हेतु, निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य प्राप्ति हेतु किया गया निश्चित व्यवहार अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा है। वुडवर्थ कहते हैं कि जब प्राणी का जो भी निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य होता है जीवन का, और उस निश्चित उद्देश्य और लक्ष्य के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए जो आप क्रिया कर रहे हैं, जो आप व्यवहार कर रहे हैं, जो आप एक्शन कर रहे हैं, उसी का नाम अभिप्रेरणा है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वुडवर्थ। कौन कहते हैं? प्रोफेसर वुडवर्थ कहते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर इन सभी परिभाषाओं से, इन सभी विचारों से एक बात, एक निष्कर्ष पर हम पहुँचते हैं, और निष्कर्ष है यहाँ पर अभिप्रेरणा से वास्तविक अभिप्राय उस प्रेरक बल से है जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति के लिए गति देता है, जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्रियाशील बनाता है, जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर कंटिन्यूटी में रखता है, उसे हम लोग अभिप्रेरणा कहते हैं। मित्रों, यह अभिप्रेरणा का अर्थ, इसकी उत्पत्ति और मीनिंग की बात हुई। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अभिप्रेरणा के प्रकारों की। देखिएगा, इतना समझने के बाद हमें समझ में आता है अभिप्रेरणा के प्रकार। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की बात कर लें। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है,
अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा के प्रकार। अब इन प्रकारों के साथ हम लोग अभिप्रेरणा की विशेषताओं को भी समझ लेंगे। इसके ठीक जस्ट बाद कि वास्तव में अभिप्रेरणा साध्य नहीं अपितु साधन है। किसका? अधिगम प्राप्ति का, लक्ष्य प्राप्ति का। हम लोग ये बात करेंगे अभिप्रेरणा वास्तव में आंतरिक होती है, लेकिन ये सारी बातें हमको समझ में आ जाएंगी जब हम अभिप्रेरणा के टाइप्स को सीख लें, उसके प्रकारों की बात कर लें। तो मित्रों, यहाँ पर टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की हम लोग बात कर रहे हैं और ये बहुत ही सरल सा टॉपिक है, यानी कि अभिप्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं भैया? 2 प्रकार होते हैं। मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है सकारात्मक अभिप्रेरणा, यानी कि यहां पर पॉजिटिव मोटिवेशन, और दूसरा होता है नकारात्मक अभिप्रेरणा, नेगेटिव मोटिवेशन। नकारात्मक अभिप्रेरणा और दूसरी तरफ हम लोगों ने पढ़ लिया सकारात्मक अभिप्रेरणा। अब 2 बातें आ गई, यहां पर 2 बातें आ गई, सकारात्मक अभिप्रेरणा और नकारात्मक अभिप्रेरणा। मित्रों, एक बहुत अच्छी बात है, मैं जब भी अपनी ऑफलाइन क्लासेज में बच्चों के साथ ये साझा करता हूँ, ये डिस्कस करता हूँ कि नकारात्मक अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, तो बच्चों का दिमाग नेगेटिविटी वर्ड्स पर जाता है। वो कहते हैं अनुचित, गलत, दंड आदि की बात करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नकारात्मक अभिप्रेरणा भी लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती है और सकारात्मक अभिप्रेरणा भी लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती है। दोनों ही सहायक हैं, परंतु इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत सिंपल है। नकारात्मक अभिप्रेरणा बाहरी होती है, यानी दूसरों से, समाज से, समय, परिस्थिति, वातावरण से प्राप्त होती है, जबकि सकारात्मक अभिप्रेरणा स्वयं की इच्छा, कल्पना या आंतरिक उत्तेजना होती है। बहुत सिंपल सी भाषा में, तो नकारात्मक अभिप्रेरणा बाहरी है, जबकि सकारात्मक अभिप्रेरणा आंतरिक है। यह वास्तविक है, यानी सकारात्मक अभिप्रेरणा वास्तविक होती है और नकारात्मक अभिप्रेरणा अवास्तविक या कृत्रिम होती है। क्यों होती है? क्योंकि दूसरों से प्राप्त होती है। आपके माता पिता आपको कहेंगे तभी आप पढ़ोगे, समाज में जैसा देखोगे आप उसी के आधार पर क्रियाशील बनोगे। तो वहां पर बाउंडेशन है, वहां पर वो अर्जित है, जबकि यहां पर आपके अंदर एक भूख जगी है कि मुझे ये करना है। ठीक है ना? तो चलिएगा, इसको 1 बाय 1 हम एक एक बिंदु के साथ सीखते और समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, देखो सकारात्मक अभिप्रेरणा की पहली विशेषता। नंबर 1, यह जन्मजात होती है। यह कैसी होती है? जन्मजात। ठीक है ना? नंबर 2, यह आंतरिक होती है, आंतरिक उत्तेजना। नंबर 3, यह आंतरिक उत्तेजना होती है, यह वास्तविक होती है। यह जैविक होती है। अब जैविक का मतलब यहां पर इसमें भूख, प्यास, निद्रा, काम, मैथुन, जो हमारे अंदर जो प्रेरक हैं, हमारे अंदर जो उत्तेजनाएं हैं, जब प्राणी को, जब व्यक्ति को, जब मानव को, जब शिशु को, जब किसी पशु को भूख लगती है, तो वह अपने उस भूख रूपी चालक को शांत करने के लिए भोजन की तलाश करता है, भोजन के पास जाता है, भोजन को ढूंढता है, अपने उद्दीपक को ढूंढता है। और मित्रों, वह तब तक अपने उद्दीपक को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक
वह उसका चालक शांत नहीं होता है। तो मित्रों, यह बहुत गजब की अभिप्रेरणा है। जो बालक, जो विद्यार्थी, जो छात्र स्वयं से उत्प्रेरित है, अपनी इच्छाओं को बलवती मानकर वह उनके परिणाम स्वरूप अगर वह सक्रिय रूप से पढ़ाई कर रहा है तो उसे लक्ष्य मिलना तय है। चूंकि ये वास्तविक होती है। कैसी होती है? वास्तविक अभिप्रेरणा सकारात्मक अभिप्रेरणा है। यह आंतरिक उत्तेजना है। आपके अंदर उत्पन्न वह प्रेरक बल जो आपको क्रियाशील बनाता है, जो आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन्मुख करता है, जो आपको निरंतरता देता है, जो आपको कंट्रोल करता है। ठीक है, यह स्वयं से प्राप्त होती है। और जैसे इसके एग्जाम्पल्स हम लोग ले लें, देख लो, यहां इसके एग्जाम्पल्स भी पढ़ लें। भूख, प्यास, काम निद्रा, काम प्रवृत्ति, निद्रा, मैथुन, सभी सेक्सुअल क्रियाएं, गर्मी और सर्दी का एहसास, अनुभूति आदि, ये सभी यहां पर सकारात्मक अभिप्रेरणा में पढ़े जाते हैं। तो सकारात्मक अभिप्रेरणा मित्रों जन्मजात होती है। यह आंतरिक होती है, हमारे अंदर विद्यमान है। यह हमारे अंदर विद्यमान वह ड्राइव है, वह अंतर्नोद है, वह चालक है, वह प्रणोद है जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति के लिए गति देता है, व्यक्ति को प्रेरित करता है, व्यक्ति को धक्का देता है, क्रियाशील और निरंतरता प्रदान करता है। उसे हम सकारात्मक अभिप्रेरक यानी पॉजिटिव मोटिवेशन मोटिव कहेंगे। क्लियर है? नकारात्मक अभिप्रेरणा ठीक उसके उलट यह अर्जित है। यह कैसा है? अर्जित है। नंबर 2, यह कृत्रिम है। यह वास्तविक है तो यह कैसा है? कृत्रिम है। यह बाहरी है। यह सामाजिक है। यह सामाजिक है। यह वातावरणीय है। यह दूसरों से प्राप्त है। दूसरों से प्राप्त है। और जैसे करके इसके एग्जाम्पल इसके भी लिख लें हम लोग। जैसे सम्मान हमेशा दूसरों से मिलता है, प्रतिष्ठा, आदत। कोई भी बालक अपनी मां के पेट से बीड़ी सिगरेट धूम्रपान करना सीखकर नहीं आता, बल्कि वातावरण में, समाज में, परिवार में, आस पड़ोस में, मित्र मंडली के साथ रहकर ये सारी चीजें सीखता है। तो सम्मान, प्रतिष्ठा, आदत, पुरस्कार, दंड, ये सभी यहां पर नकारात्मक अभिप्रेरक कहलाते हैं। पुरस्कार, दंड, सम्मान, प्रतिष्ठा, आदत आदि सभी यहाँ पर नकारात्मक प्रेरक कहलाते हैं। तो मित्रों, यहाँ एक बात हमें जो समझ में आई वो ये है कि अभिप्रेरणा के 2 टाइप्स होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। दोनों ही लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नकारात्मक क्या है, मैं पहले कुछ एग्जाम्पल्स स्पष्ट करते हुए यहाँ पर आपके साथ साझा करता हूँ। मान लीजिए आपके साथ में एक विद्यार्थी पढ़ता था और उस विद्यार्थी का सिलेक्शन हो गया। अब उसका सिलेक्शन हो गया, उसको देखकर उसके सिलेक्शन से प्रेरित होकर आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपने
यानी पड़ोसन का सिलेक्शन हुआ और पड़ोसन के सिलेक्शन को देखकर आपकी पूंछ में आग लगी, यानी आप मोटिवेट हो गए, आप प्रेरित हो गए, आप उत्तेजित हो गए और आपने पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन कब तक? जब तक वो पड़ोसन या वो पड़ोसी दिखता रहेगा तब तक आप मोटिवेटेड रहेंगे। जैसे ही उसका दिखना बंद हुआ, हो सकता है आप क्रियाशीलता आपकी शून्य हो जाए, न्यून हो जाए। इसीलिए क्योंकि यह अवास्तविक होती है, कृत्रिम होती है, बाह्य होती है, केवल अर्जित होती है। आपने दूसरे को देखा और वैसा ही करना सीख लिया। एक बच्चा है, एक बच्चे ने चम्मच पकड़ना सीखा, किसको देखकर? अपनी मां को देखकर। एक बच्चा बोलना सीखा, किसको देखकर? अपने परिवार के सदस्यों को देखकर। वैसी ही भाषा को अनुकरण करने लगा, बोलने लगा, सीखने लगा। तो ये सब क्या है? ये अर्जित है। तो बाहरी होती है, अर्जित होती है नकारात्मक प्रेरक। लेकिन यहां पर ये सकारात्मक अभिप्रेरणा स्वप्रेरित होती है, जो आपकी आंतरिक उत्तेजनाओं, आपकी आंतरिक क्रियाशीलता, आंतरिक उत्कंठा, आंतरिक इच्छाओं के परिणाम स्वरूप बलवती होती है। और ये अभिप्रेरणा जब आप खुद चाहते हैं कि मुझे पढ़ना है, देखो 2 सेंटेंस में यूज कर रहा हूं, बहुत ही अच्छे से आप पूरा समझ जाएंगे मित्रों। यहां पर एक सेंटेंस में कह रहा हूं, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। देखो आप समझ जाएंगे, मुझे पढ़ना है यानी यहां पर आपकी इच्छा, आपका इरादा है। क्लियर है? यहां आपकी विश है, यहां आप ऐसा चाहते हैं, खुद ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नकारात्मक अभिप्रेरणा में हम पढ़ते हैं, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा। अब देखिएगा मित्रों, यहां पर निश्चित तौर पर किसी दूसरे का प्रभाव है, किसी दूसरे का दबाव है, किसी दूसरे का कंपल्सन है, और उसके आधार पर यू हैव टू रीड, यू हैव टू स्टडी। आई एम टू स्टडी, मुझे पढ़ना है। जहां पर हम लोग कह रहे मुझे पढ़ना है यानी मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं, तो ये आंतरिक है, यह आपके अंदर से उत्पन्न एक वह प्रेरक बल है जो आपको उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित कर रहा है। दूसरी तरफ यहां पर दूसरे का इन्फ्लुएंस है, दूसरे का दबाव है जो अर्जित है, और जब दूसरा शब्द आ जाए तो वहां पर वो अर्जित कहलाता है, उसे नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। तो मित्रों, कहीं ना कहीं यहां पर मोटिवेशन के इस टाइप्स ऑफ मोटिवेशन से हमने 2 बातें सीखी कि वास्तव में व्यक्ति 2 प्रकार से यहाँ पर मोटिवेशन प्राप्त करता है। एक सकारात्मक यानी वह स्वयं से प्रेरित होता है, आंतरिक उत्तेजनाओं से प्रेरित होता है, और दूसरी तरफ वह समाज, देशकाल, परिस्थिति अथवा वातावरण से प्रेरणा ग्रहण करता है। क्लियर है? तो इस प्रकार के संदर्भ को हम टाइप्स ऑफ मोटिवेशन के नाम से पढ़ते हैं। इसके बाद हम अभिप्रेरणा के सोपानों की बात करेंगे, अभिप्रेरणा की विशेषताओं पर फोकस करेंगे, अभिप्रेरणा के महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे, और उसके बाद हम अभिप्रेरणा के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। लेकिन मित्रों, आज की क्लास को तो हम यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि ये टॉपिक अभिप्रेरणा का हम कंप्लीट करेंगे अपनी अगली क्लास में। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। धन्यवाद।